आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी, कहते हैं ना, दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को, ज़िंदगी बहुत भगाती है बचपन के गुजर जाने के बाद। बच्चे हमारा कल हैं और इस कल की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी हमारी है, और इसीलिए बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो ज़िम्मेदारी है वो उनके पेरेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स की होती है। नाज़रीन, जो बच्चे होते हैं ना, वो मिट्टी की तरह होते हैं। आप उन्हें जो भी आकार देते हैं वो उसी में ढल जाते हैं। तो इसीलिए जहाँ एक तरफ हम उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ के बारे में थोड़ा जागरूक होते हैं कि उनकी हाइट अच्छे से बढ़ रही है कि नहीं, उनका वेट अच्छे से बढ़ रहा है कि नहीं, उसके साथ साथ ये बेहद ज़रूरी है कि हम इस बात का भी ख्याल रखें कि जो बच्चा है उसकी इमोशनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ वो भी अच्छे से बढ़ रही है कि नहीं, क्या वो खुश है, क्या उसे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, क्या है उसकी पसंद, क्या है उसकी नापसंद, और साथ ही साथ डाइट और न्यूट्रिशन तो बेहद ज़रूरी है ही। तो नाजरीन, अगर आज आप भी अपने बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है ये रिपोर्ट का। नाजरीन, नशोनुमा एक मुस्तकिल और मरहलेवार अमल है और इंसानी नशोनुमा का इन्हिसार अच्छी ग़िज़ा, सेहतमंद माहौल और साफ सफाई की आदत पर होता है। हम अपने बच्चों की बेहतर नशोनुमा को लेकर अक्सर फिक्रमंद रहते हैं और उन्हें सेहतमंद रखने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर अमल भी करते हैं। दरअसल बच्चों की नशोनुमा या पलने बढ़ने के मुख्तलिफ मरहले होते हैं। इनमें ज़हनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा, लिसानी और समाजी नशोनुमा, रूहानी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा सबसे अहम है। इन मुख्तलिफ मरहलों में बच्चों की नशोनुमा भी उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ तनासुब के साथ कभी तेज और कभी आहिस्ता होती रहती है। बच्चों की दुरुस्त परवरिश और उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत वालिदैन की न सिर्फ जिम्मेदारी होती है बल्कि उनकी जिंदगी का असल मकसद भी होता है। सभी वालिदैन की ये अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा खास तौर से जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त, मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और हर बीमारी से महफूज रहे। नाज़रीन, जाहिर है कि जिस्म ही वो पैकर है जिसमें तमाम इंसानी खुसूसियात परवान चढ़ती हैं जो इंसान को दीगर मखलूक़ात से मुमताज बनाती हैं। इन तमाम खुसूसियात का हामिल हमारा जिस्म होता है। कहा जाता है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में पाया जाता है। लिहाजा सबसे पहले इंसानी जिस्म का सेहतमंद, मुतनासिब और मुतवाजिन होना जरूरी है। काबिल गौर है कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए बुनियादी तौर पर 4 तदाबीर पर अमल करना निहायत जरूरी है। सबसे पहले मुतवाजिन ग़िज़ा, दूसरा मुनासिब आराम यानी नींद, तीसरा जिस्मानी वर्जिश और चौथा जिस्मानी सफाई का एहतमाम। ग़िज़ा के मामले में किसी भी किस्म का समझौता बच्चे की नशोनुमा में रुकावट पैदा कर सकता है। बच्चे के इब्तदाई 8 साल अच्छी ग़िज़ा की आदत ढालने और बनाने में इंतहाई अहम होते हैं। खुराक में रोटी, दलिया, अनाज, फल और सब्जियां और प्रोटीन वाली चीजें शामिल होनी चाहिए। जहां तक मुमकिन हो बच्चों को जंक फूड न खाने दें। ये वालिदैन की ही जिम्मेदारी है कि बच्चे मोबाइल फोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल कम से कम करें और इसके बजाय पार्क में या घर से बाहर जाकर कुछ वक्त रोजाना जरूर खेलें। उन्हें जिस्म को हरकत देने वाले खेल खेलने के लिए तहरीक दें और जब जिस्म थक जाए तो मुनासिब आराम या नींद के साथ उसे फिर ताज़दम कर लें। बच्चों में शुरू से ही सुबह या शाम की सैर और हल्की वर्जिश की आदत डालें। इससे बच्चों का जिस्म मुतवाजिन और मुतहरिक रहेगा और अगर इस अमल को आप बच्चों के साथ करेंगे तो नताइज दो तरफा होंगे। जिस्मानी नशोनुमा के लिए सफाई सुथराई का भी अहम मकाम है और छोटी उम्र से ही बच्चों में इस आदत को पुख्ता करना चाहिए। अपने दांतों को सुबह उठकर और रात को सोने से पहले साफ करना, रोजाना नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये बच्चों की तरबियत का अहम हिस्सा होना चाहिए। नाजरीन, ये तो हम जानते ही हैं कि बच्चों की परवरिश और नशोनुमा एक अहम जिम्मेदारी होती है और जाहिर है कि हम अपने बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद बनाएंगे
तो हमारा माशरा और मुल्क भी तरक्की की राहों पर आगे बढ़ता रहेगा। बच्चे बहुत ही नाजुक और बहुत ही मासूम होते हैं, तो उनकी अच्छे से हिफाजत करना और उनका ख्याल रखना एक माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। आज हेलो डॉक्टर पे हम बात करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बच्चे की, और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है कुछ खास मेहमान। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। जी हाँ, आइए आपका अपने एक्सपर्ट से, अपने माहिरीन से तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेश खडगावत। आप एम्स के एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंजू सेठ। आप कलावती चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में बच्चों के विभाग की एचओडी या विभागाध्यक्ष हैं। आपका भी खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विशाल चड्ढा। आप डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में इंचार्ज होम्योपैथी है। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर खडगावत, हमने बातचीत की शुरुआत करें तो पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, अगर आम माँ बाप जो आम वालिदान होते हैं वो इस बात के लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि क्या उनके बच्चों की ग्रोथ या डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं, तो किस बातों से पता लगा सकते हैं? और लड़कियों और लड़कों की क्या जो नॉर्मल ग्रोथ है उसमें क्या अलग अलग चेंजेस या बदलाव आते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ हम किसे कहते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ एक तो फिजिकल ग्रोथ है, एक मेंटल ग्रोथ है। उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है। सो मेंटल डेवलपमेंट के लिए उनके कई तरह के मेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, उनको देख के हम असेस करते हैं। फिजिकल ग्रोथ में जैसे हाइट और वेट दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम नाप के आसानी से पता कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और भारतीय बच्चों की लंबाई को देखते हुए ऐसे ग्रोथ चार्ट्स बने हुए हैं। उन ग्रोथ चार्ट्स में उनकी बच्चों की लंबाई को हम नाप के और उन ग्रोथ चार्ट्स में अगर हम लगाएं तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि वो नॉर्मल बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। आमतौर पर जैसे एक बच्चा पैदा होता है इंडियन सिचुएशन में तो उसकी एवरेज लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। एक साल पे बढ़ के 75 सेंटीमीटर हो जाती है, 2 साल पे 87 सेंटीमीटर या 87 हो जाती है, और 4 साल पे 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अगर ग्रोथ पैटर्न इस हिसाब से चलता रहता है तो मानते हैं कि नॉर्मल है। लेकिन अगर वो एक निश्चित सीमा से नीचे जाता है, जिसे हम हाइट के बारे में थर्ड सेंटाइल कहते हैं, अगर थर्ड सेंटाइल से नीचे जाता है तो हम उसको कहते हैं कि उसका ग्रोथ पूरा नहीं हो रहा है या विकास पूरा नहीं हो रहा है, और उस स्थिति में हमें आगे जांच करने की जरूरत होती है, जिसे हम देख के पता कर सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। जहां तक आपने पूछा लड़के और लड़की के क्या अंतर फर्क? शुरू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता जब तक शारीरिक विकास या प्यूबर्टी शुरू नहीं होती है। उससे पहले बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। एक बार प्यूबर्टी शुरू हो जाती है उसके बाद में अंतर आने। और जैसे हम पूरे देश के पूरे मुल्क की बात करें तो क्या अलग अलग हिस्सों में बच्चों की ग्रोथ में कोई फर्क है? बिल्कुल है, क्योंकि हम देखते हैं कि इतना बड़ा हमारा देश है, हम एक कोने से देखें और दूसरे कोने में देखें तो लोगों की हाइट में डिफरेंस है कि अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में देखें और ईस्टर्न पार्ट में देखें तो हाइट में डिफरेंस है। हालांकि ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे ग्रोथ चार्ट्स नहीं है जो अलग अलग स्टेट के बने हुए हों। तो इन सबको डेटा को कंबाइन करके एक ग्रोथ चार्ट बनाया हुआ है। तो उसमें हम ये मानते हैं कि नॉर्थ के बच्चे भी हैं, साउथ के भी हैं, तो सबको मिला के एवरेज लेते हैं, तो ये जो अंतर आता है ये अंतर उसमें करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत चिंता का विषय नहीं रहता है। तो हम उन ग्रोथ चार्ट्स को पूरे इंडिया के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अंजू, डॉक्टर राजेश ने बहुत अच्छे से हमें समझाया ग्रोथ के बारे में बच्चे की। लेकिन बच्चे की ग्रोथ से पहले अगर हम ये जानना चाहें कि मैटरनल हेल्थ यानी कि माँ की जो हेल्थ है जो बच्चे को पैदा करती है, और वो जो 1000 दिन का वो जो एक वक्त होता है जिसे हम प्रेगनेंसी से लेके आगे तक काउंट करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की हेल्थ के लिए? शुक्रिया रति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर माँ बाप बच्चे की सेहत की तरफ जागरूक होते हैं उसके जन्म के बाद में जी। पर आज हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि एक स्वस्थ बच्चे की बुनियाद जो है एक स्वस्थ माँ से शुरू होती है। बिल्कुल। सो खाली प्रेगनेंसी में ही नहीं, हम ये कहेंगे प्रेगनेंसी से पहले प्री कंसेप्शन केयर का कॉन्सेप्ट है, यानी उस वक्त माँ को अपनी हेल्थ को बिल्कुल सही रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक कमज़ोर माँ एक कमज़ोर बच्चे को जन्म देगी, चीज़ें आपस में जुड़ी हुई। बिल्कुल। और इसी प्रकार एक माँ जो मोटापा है जिसमें उसके भी बच्चे को प्रॉब्लम होने का चांस है, तो हम चाहते हैं माँ का ऑप्टिमम वजन हो, फिजिकली एक्टिव हो और उसके खुराक में कमी ना हो। कई चीज़ें जैसे फॉलिक एसिड है, आयोडीन है, इनकी कमी सीधा बच्चे पर असर करती है। बिल्कुल। तो एक स्वस्थ माँ प्रेगनेंसी से पहले और फिर प्रेगनेंसी के दौरान
उस वक्त भी उसकी प्रॉपर एंटीनेटल केयर हो। एक हम गर्भवती को स्त्री के चाहते हैं करीबन 10 से 12 किलो वजन वो गेन करे कम से कम प्रेगनेंसी में, जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ में उसे उस दौरान जो कई बीमारियां हैं जो खासकर गर्भावस्था में होती हैं उनका जल्दी पता चले, चाहे वो डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ताकि उनका समय पर इलाज हो और एक स्वस्थ बच्चा पैदा तो हो। उसके लिए भी ज़रूरी है कि उस वक्त पे रेगुलर उसकी जांच जो है वो सही तरीके से होती है, जैसे एक्सपर्ट बताएं उसके अनुसार जांचें बेहद जरूरी तो हैं। जहां आप 1000 डेज की बात कर रहे हैं ना, उसमें प्रेगनेंसी के दिन भी शामिल हैं। सो वो प्रेगनेंसी के दिन जब बच्चे की शुरुआत हो रही है और अगले 2 साल, इस टाइम में एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इस वक्त में आई कोई भी कमी को हम बाद में पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि पहले 1000 दिन बच्चे को और उसकी माँ को बिल्कुल उत्तम केयर मिले ताकि हमारे बच्चे की बुनियाद ही सॉलिड मैम शायद इसी वजह से लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल में ही अगर बच्चा पैदा हो तो बेहतर रहेगा। मैडम इसके पीछे शायद यही सोच रही होगी। और अगर बुनियाद सही है, अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, बेसिकली आप एक होम्योपैथ है डॉक्टर चड्ढा। होम्योपैथी का बच्चों के डेवलपमेंट में आमतौर पे जो हमारे भारतीय माइंडसेट है वो सोचा जाता है कि होम्योपैथी मीठी मीठी दवाइयाँ बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं और डेवलपमेंट भी बेहतर हो सकता है। इस बारे में बताएं डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या मतलब क्या साइंस है? धन्यवाद, आपने इस बात को सराहा कि होम्योपैथी बच्चों में एक पॉपुलर साइंस है जी। इसका कारण ये है कि एक तो ये मीठी होती है तो बच्चों को थोड़ा आनंद सा रहता है जी, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है कि क्यों वो उनके डेवलपमेंट में सहायक है, उसका कारण ये है कि जो टीथिंग ट्रबल्स होती हैं उस समय पे, जो बच्चों के छोटी छोटी इश्यूज होते हैं उसको बहुत जल्दी से हम टैकल कर लेते हैं। बच्चों को बहुत लंबा सफ़र नहीं करना पड़ता। और अब जो नई होम्योपैथिक मेडिकल ग्रेजुएट्स ट्रेंड होके मार्केट में है, मार्केट ही कहेंगे, जो सेवा में लगे हैं, तो उनके अंदर वो जो नॉलेज है मॉडर्न मेडिसिन का और होम्योपैथी का, उसके कॉम्बिनेशन की वजह से अभी हम ज़्यादा तक बच्चों को बहुत जल्दी ठीक कर पाते हैं। और पहले ये होता था कि नॉलेज बुक की रहती थी, एक ग्रेजुएशन के लेवल्स नहीं थे, तो उस समय पे कुछ मिथ बन गए कि होम्योपैथी धीरे से काम करती है, लेट काम करती है। लेकिन अब ये सब चीज़ें पुरानी बातें, मुझे लगता है इनको छोड़ना पड़ेगा। और माँ के लिए भी बहुत सरल होता है बच्चे को होम्योपैथिक दवाई खिलाना, क्योंकि वो बच्चा भागता नहीं है। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी पैथी हम जिस भी पैथी की तरफ जाएं, बट डॉक्टर की सलाह से ही हमें जो है उसको अपनाना चाहिए। डॉक्टर राजेश, अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना, वो कुछ वक्त तक तो बहुत अच्छे से एकदम जाती है, अचानक रुक जाती है, तो थोड़ा सा फिक्र होने लग जाते हैं पेरेंट्स। और फिर क्या करते हैं कि जो भी एड्स आई, कुछ भी हुआ, हाइट बढ़ाएं या वजन बढ़ाएं, जो भी चीज़ें, तो उसका इस्तेमाल करना, गलत दवाइयों का शुरुआत कर देते हैं। देखा मार्केट में बड़े-बड़े बहुत एड्स और ये सब आने लग हैं। गए हैं, तो ये कितना गलत है। और ये जो ग्राफ है कि अचानक से तो सारी चीज़ें ठीक है और फिर अचानक से रुक जाना, वो क्या दिक्कत हो सकती है? तो अगर हम समझे कि बच्चे की लंबाई कैसे बढ़ती है, तो सबसे तेजी से बच्चे की लंबाई बढ़ती है पहले साल में, उसके बाद में धीरे धीरे लंबाई बढ़ती है। अच्छा। और 4-5 साल के बाद आके लंबाई थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन 5 सेंटीमीटर हर एक साल बढ़ती है। तो हम सभी पेशेंट को जो चिंता करते हैं कि बच्चों के बारे में, उनको कहता है कि आप बच्चे के जन्मदिन के दिन उसकी लंबाई नाप लीजिए हर जन्मदिन पे, और उसको चेक करते रहिए कि 5 सेंटीमीटर का अंतर आया या नहीं आया। 5 सेंटीमीटर का अंतर आना जरूरी है। अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक साल में हाइट बढ़ रही है तो हम मान के चलते हैं कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कुछ केसेस में हो सकती है, बट अधिकतर केसेस में होता नहीं है। और फिर जाके उसका बच्चे का शारीरिक विकास शुरू होता है, जो उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो शुरू होता है। सो उस वक्त हाइट एकदम से तेजी से बढ़ती है। 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, वो निर्भर करता है कि किस एज पे शुरू हो रहा है। अगर जल्दी शारीरिक विकास शुरू हो रहा है तो थोड़ा लंबे पीरियड पे चलता है, और अगर 14-15 साल में शुरू हो रहा है शारीरिक विकास तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। तो हमें कब समझे कि मतलब कितने एज तक जो हाइट है वो बढ़ती है और उसके बाद बढ़नी रुक जाती है? इसमें एक सवाल और भी हम जोड़ सकते हैं कि आमतौर पे घर में होता ये है कि लड़कियां शुरुआत दौर पे ज़्यादा बड़ी आती हैं और लड़के हाइट में छोटे रह जाते हैं। पर लेकिन अगर देखा जाए तो माँ बाप का जो कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि लड़कों की हाइट ज़्यादा अच्छी हो, तो ये बड़ा कंसर्न शुरुआती दौर पे ये अमूमन देखने में आता है घरों में। तो यही हम आपसे दोनों के लिए आजकल माता पिता बहुत चिंतित है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों।
उनके लिए की हाइट उनकी बहुत अच्छी हो, और अब तो बहुत कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से इनकी हाइट बढ़ा दीजिए। सो एक बार जब प्यूबर्टी शुरू होती है, वो 2 साल या 3 साल प्यूबर्टी चलती है, उसके बाद में हाइट, अगर प्यूबर्टी पूरी हो जाती है उसके बाद हाइट बढ़ना संभव नहीं होता है। अगर मान लीजिए 9 साल पे प्यूबर्टी शुरू हो गई है तो 12-13 पे प्यूबर्टी खत्म हो जाएगी। सो उसके बाद हाइट बढ़ना संभव नहीं होगा। अगर प्यूबर्टी कई बार हम देखते हैं कि लेट शुरू होती है, 14-15 साल में शुरू होती है, तो उसके बाद फिर 2 साल के लिए प्यूबर्टी शुरू हो जाती है और हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। लड़कियों के केस में थोड़ा सा आसान होता है ये जानना कि अगर किसी भी लड़की के पीरियड्स माहवारी शुरू हो गई है तो उसके 2 साल के अंदर अंदर उसकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, उसके बाद उसकी पूरी हाइट आ जाती है। सो उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। और बच्चों में थोड़ा सा इतना एग्जैक्ट नहीं है कि बच्चों में अगर दाढ़ी मूंछ आ गए हैं, अगर उसकी पूरी दाढ़ी मूंछ आ गए तो उसके बाद हाइट बढ़ना संभव नहीं होता है। तो हम ये समझे कि एज इसमें कोई मैटर नहीं बिल्कुल करती एज है, के निर्भर नहीं रहता है। और दूसरा, जहाँ तक आपने पूछा कि कई सारी ऐसी चीजें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप पाउडर ले लीजिए, आपकी हाइट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। क्या है, हमारे सारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, कुछ कहते हैं कि आप टॉनिक ले लीजिए, कुछ गोलियां देते हैं कि कभी भी हाइट बढ़ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा जूते के अंदर ये स्लिप डाल लीजिए, इससे हाइट बढ़ जाएगी। ये कोई भी साइंटिफिक तौर पे सही चीज नहीं है, ये लोगों को बरगलाने की बात है। इनसे हाइट नहीं बढ़ती। अगर कोई भी दवाई से हाइट बढ़ती है तो कभी भी हाइट किसी की भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा किसी भी उम्र में बढ़ सकती है। और मैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा सब पेरेंट्स को कि ऐसा देके हम बच्चे की हाइट तो नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन उनके साइड इफेक्ट हो जाएंगे जो बच्चे को हो सकता है कि लंबे टाइम के लिए झेलना पड़े। तो कभी भी कोशिश नहीं करें। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं। वो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, करके देखेंगे कि बच्चा छोटा है या नहीं। और अगर छोटा है तो कुछ खून की जांच करके हमें पता करना पड़ेगा कि किस कारण की वजह से हाइट बढ़ना रुकी हुई है। सिंपली उनको किसी भी तरह के प्रोडक्ट दे देना जिसमें हो सकता है कि स्टेरॉइड हो, और वो स्टेरॉइड से बच्चों को हमेशा के लिए नुकसान हो सकता है, ये देना ठीक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो अपने जो बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिशियन है या फिजिशियन है, उनसे कंसल्ट कर लेना ज़्यादा ठीक है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर राजेश ने कि किसी भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर ना जाएं। दवाइयाँ या कोई भी पाउडर से बच्चे की हाइट नहीं बढ़ सकती है। बच्चे की जो ग्रोथ है वो बच्चे की पे ही निर्भर करेगी। और साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई ऐसे कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं तो तुरंत जो है आप पीडियाट्रिशियन या आप जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। किसी तरह की एडवर्टीजमेंट पे आप ना देख के उसको किसी तरह की दवाइयाँ दीजिए। जैसे हमारे माहिरीन ने क्लियर मैसेज संदेश दिया है कि हमें अपने जेब खाली करने के बजाय एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और वो जैसा कहें उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तो हमें बेहतर परिणाम सामने आएंगे। अब मैं रुक करना चाहूँगा डॉक्टर अंजू सेठ आपका। मैडम, जब बच्चा किशोरावस्था से जब बचपने से एडोलसेंस की तरफ जाता है, किशोरावस्था की तरफ, तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड, और जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसका बहुत तेज़ी से विकास होता है और वो विकास शारीरिक तो है ही, पर उसके साथ साथ उसका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है, हाइट निकल रही है और मानसिक विकास और भी ज़्यादा हो रहा है। पहली 2 चीज़ें हम सबको नज़र आती हैं पर तीसरी चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो हमें बच्चे के उस वक्त ज़रूरी है कि तीनों की ग्रोथ में कोई कमी ना रहे, उसका ध्यान रखना है। तो जहाँ तक शारीरिक ग्रोथ का सवाल है, उसके न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट में क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी बोन्स बढ़ रही हैं, उसकी मसल्स बन रही हैं, तो उसे प्रोटीन चाहिए, उसे कैल्शियम का सोर्स चाहिए, उसे विटामिन डी चाहिए। एक संपूर्ण आहार और एक बच्चे की जो एपिटाइट है ना वो अपने आप से बढ़ती है, वो ये कुदरती है क्योंकि उसको ज़रूरत है तो उसकी एपिटाइट बढ़ती है। हमें ये देखना है जब उसकी भूख बढ़ रही है तो वो बैलेंस डाइट खाए। उस भूख को वो बर्गर्स खा करके या पिज्ज़ास खा करके ना से दूर रहे। पेट तो से भर जाएगा, कैलोरीज तो आ जाएंगी, उसे हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, लेकिन अगर एक वो बैलेंस डाइट से करेगा तो उसका फैट ना बढ़ करके उसकी मसल्स बढ़ेंगी। मैडम, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर बच्चा रिफाइन खाने, बर्गर, पिज्जा की तरफ रुख करता है तो
तो ओबेसिटी का खतरा बना है। बिल्कुल, और हमारे आजकल ओबेसिटी काफ़ी देख रहे हैं हम अपने एडोलेसेंट्स में, क्योंकि थोड़ा इस एज में जो हम मानसिक विकास की तरफ अब जाएं, एक पीयर प्रेशर रहता है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस है, जो चीज़ माँ बाप कह रहे हैं उसको क्वेश्चन करना, ये एक नॉर्मल चीज़ है एडोलेसेंट के लिए। पर पीयर प्रेशर भी बहुत है, मेरे दोस्त ये खा रहे हैं, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मुझे भी ये करना है। तो ये एक एज है हाई रिस्क बिहेवियर की भी। तो उस वक्त अगर हम ये इंश्योर कर सकें 2-3 चीज़ें, वन, उसकी फिजिकल डाइट, जो डाइट है वो सही रहे, बैलेंस डाइट के प्रिंसिपल्स लेते हुए हम उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे, उसकी ज़रूरत है क्योंकि ग्रोथ के लिए, पर वो बैलेंस डाइट रहे। दूसरा, एक फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जो हम मसल्स की बात कर रहे हैं और बोन्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ डाइट से नहीं फर्क पड़ेगा जब तक बच्चा एक एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, एंड एटलीस्ट 60 मिनट्स पर डे की फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की ज़रूर होनी चाहिए, तभी उसकी मसल स्ट्रांग बनेंगी और बोन स्ट्रांग बनेंगी। आप जानते हैं कि इस उम्र में जो बच्चे की बोन्स स्ट्रांग, मैडम ये बात आपको आप फिर पूरा करेंगे, हमारे प्रोग्राम को देखते हुए हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, रमा। जी मैडम, खैर मकदम है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी ऐसे है, हमारे घर में 20 दिन का बेबी है जी, तो उसको जॉन्डिस हो गया था जी, तो अभी थोड़ा सा वीक हो गया बहुत ज़्यादा। तो कभी स्टार्टिंग में उसके हाथ पाँव भी नीले हो जाते थे नहाते हुए। जी, तो आप ये बताइए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आप लाइन पे बने रहिए, मैं रुख करूंगा डॉक्टर रेनू आपका, सॉरी डॉक्टर अंजू आपका, अगर आप इनके सवाल का जवाब दें। मैं बहुत पूरा से सुन नहीं पाई, इनकी मैडम उम्र कहते कितनी जॉन्डिस, थी आप एक तो मैडम पूछ रही है आपकी बच्चे की आयु कितनी है? 20 दिन की है। 20 दिन की है, 20 days हो। हाँ। देखिए 20 दिन की उम्र में जॉन्डिस की कई वजहें हो सकती हैं। एक आम वजह जो है उसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ही कहते हैं, और फिजिकल जॉन्डिस माने करीबन 60-70% बच्चों में ये होता है, और ये अपने आप ठीक हो जाता है 10-15 दिन की उम्र तक। अगर उसके बाद में भी जॉन्डिस रह रहा है तो उस जॉन्डिस की हमें ज़रूर जांच करानी चाहिए। कई वजहें हैं, लेकिन उस जॉन्डिस की वजह से बच्चा कमज़ोर नहीं होगा, लेकिन कई बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो बच्चे की कमज़ोरी भी कर सकती हैं और जॉन्डिस भी कर सकती हैं। क्योंकि आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, एक पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, उसकी जांच करनी पड़ेगी और तब जॉन्डिस की वजह पता चलेगी। बाकी जहाँ तक उसके नॉर्मल सेहत का सवाल है, आप उम्मीद है ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होंगी, आप वो करती रहिए। और अगर बच्चे में आपको कोई और लक्षण दिख रहे हैं, जैसे बच्चा बहुत कमज़ोर है, ठीक से फीड नहीं ले पा रहा है या बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, तो ऐसी हालत में आप जल्दी ही डॉक्टर की सलाह लें। बिल्कुल मैडम, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने डॉक्टर अंजू ने आपको बताया, आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी डॉक्टर अंजू ने बताया या डॉक्टर राजेश ने भी बताया, जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो बच्चे की, वो दिखती है कि बच्चा की हाइट कितनी बढ़ रही है, उसका वेट कितना बढ़ रहा है, लेकिन जो इमोशनल ग्रोथ होती है बच्चे की, वो हम समझना पड़ता है एक माँ बाप को कि बच्चा, उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आजकल हम देख रहे हैं कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ का सिस्टम होता था, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं एंड पेरेंट्स आर वर्किंग, तो बच्चों को घर में अकेले रहना होता है क्योंकि दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो वो जो वक्त होता है उसमें बच्चे की जो इमोशनल जो ग्रोथ होती है, क्या उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, या उसको किस तरह से पेरेंट्स जो हैं उसको कोप अप करें और उसे बैलेंस करें? बिल्कुल, आपने जो शहरों के अंदर एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से जो सेपरेशनल एग्जाइटी रहती है, जो लोनलीनेस रहती है, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसका असर उसको ले रहे होते हैं। अब यहाँ तो वो घर के आसपास किसी दोस्त को, अब फ़ोन की अवेलेबिलिटी है तो वो फ़ोन के ऊपर, या फिर घर के पेरेंट्स नहीं हैं तो वो इंतज़ार करते हैं कि पेरेंट्स के आने से पहले हम टैब के अंदर बहुत सारा कुछ खेल लें, मोबाइल पे कुछ खेल लें। तो इससे उनकी जो इमोशनल ग्रोथ है, अब वो किस तरह के प्रोग्रामिंग में जा रहा है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। इमोशन इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन बाय द मदर। उस दिन से वो शुरू करता है और ताउम्र हम सीखते ही रहते हैं। तो वो इमोशनल क्वोशंट धीरे धीरे बढ़ाना, तो माँ बाप जब तक सजग नहीं होंगे बच्चों को नहीं बता पाएंगे कि क्या ज़रूरी है। तो बात करना बच्चों के साथ बड़ा ज़रूरी है, लॉजिकली उनको समझाना, उनकी नेचर को समझते हुए उन एग्ज़ाम्पल से उनको समझाना। अब कोई एग्ज़ाम्पल मुझे समझ में आता है लेकिन मेरे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसको उस एग्ज़ाम्पल से ना समझाऊं, तो मैं पहले उसकी वेवलेंथ पे आऊँ, बच्चे की तरह बनूं,
और उसके बाद उसको समझते हुए मैं उसको आगे बढ़ाऊं तो बच्चा जल्दी से उसको रिसीव करेगा। तो हम ये समझे कि बच्चे के साथ अगर आपके पास जब भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको वक्त मिलता है तो वो अपने बच्चे के साथ बिताएं और समझने की कोशिश उसे समझने की कोशिश करें, उसे दिन भर में क्या किया क्या नहीं किया, कोई दिक्कत परेशानी, तो थोड़ा वक्त जो है अपने बच्चे को दें। आप कुछ कहना चाहती हैं डॉक्टर अंजू इसमें? बच्चे के साथ ये जो रिश्ता है बातचीत का, ये हमें बचपन से शुरू करना है। अक्सर हमें आजकल पेरेंट्स को ये तो समझ आ गया है कि बच्चे एडोलेसेंट्स हैं, उन्हें दोस्त बनाना है, लेकिन वो एक दिन में दोस्त नहीं बनते, वो दोस्ती बचपन से शुरू होती है। अब देखिए जब बच्चा हमारा बोलना सीखता है, 3-4 साल का है, उसके दिमाग में कितने सवाल हैं, हर चीज उसके लिए नई है, वो लगातार सवाल पूछता रहता है। हालांकि मैडम इस बात पे कोई शक नहीं है कि माँ बाप से ज्यादा बच्चे को और कोई इस दुनिया में प्यार नहीं कर सकते, थोड़ी सी जरूरत है उनको ज्यादा समझने की, उसके सवालों के जवाब देने की, क्योंकि जब हमने सवालों को जवाब नहीं दिया, बच्चा उनका जवाब कहीं और ढूंढेगा, पर हो सकता है वो सही है या गलत भी हो, वो रास्ता बंद हो जाएगा, गलत संगत में भी जा सकता है। शुरुआत से ही अगर आप बच्चों से ये रिश्ता बना करके रखेंगे, वो समय के साथ बदलता जाएगा और वो दोस्ती में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होता है अगर माँ बाप समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो बच्चे गलत संगत में या वो सोचते हैं ये हमारे दुश्मन है। अगर हम बच्चों को डांट भी देते हैं और उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको अगर हम स्नब कर देते हैं तो उससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट वहाँ रुक जाए। बिल्कुल उसे लगेगा कि 2 बार झड़क दिया, 5 बार झड़क दिया या जवाब नहीं दिया, शायद आप अपने स्ट्रेस को प्रायोरिटी देते हुए आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो धीरे धीरे वो बच्चे की जो क्यूरियोसिटी खत्म हुई, उसने पूछना बंद किया, उसका आपका कनेक्शन डाइल्यूट हो गया और वो जो कनेक्शन टूटेगा फिर वो बच्चा शायद वो कम्युनिकेशन का आंसर के लिए हो जाता है, तो फिर वो लोनलीनेस में लगेगा कि उसको लगता है ऐसा, क्योंकि ये सारा लर्निंग प्रोसेस है। तो जैसे आप लर्निंग देते जाएंगे बच्चा वैसे वैसे ग्रो करेगा। तो सब एक चीज़ और है, इसी वजह से कई बार फादर और बच्चों के बीच में वो रिश्ता कायम नहीं हो पाता जो एक माँ के साथ हो पाता है। शायद माँ ज्यादा समझने की कोशिश करती है, तो हमें जरूरत है बच्चों को बैलेंस करने की जरूरत है, चाहे माँ बाप चाहे दोनों में से कोई भी हो, पेरेंट्स दोनों ही जरूरी हैं और दोनों के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश सर आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आमतौर पे अब आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो बच्चे जो किशोरावस्था में है वर्तमान समय में पहले के मुकाबले जल्दी इनकी ग्रोथ हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत अच्छा और बहुत जरूरी सवाल है हम सबको समझना कि अगर मैं डॉक्टर साहब इस तरीके से करूं, यौवन की दहलीज में जल्दी कदम रखना है तो उसकी वजूहात से आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले ये था कि जो हमारे 30 साल पहले 40 साल पहले हम देखते थे कि बच्चे से पुरुष बनते हैं वो लेट शुरू होता है, लड़कियां औरत में कन्वर्ट होती है, जो शारीरिक चेंजेस होते हैं वो लेट होते थे। बट धीरे धीरे ये देखने में आया कि इनकी एज कम होती जा रही है, विकास शुरू होने की एज कम होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण जो एक संयोग है या जो इसका कारण है वो ये है कि मोटापा जो हो रहा है, जो वजन बढ़ रहा है जल्दी से, वो एक कारण है। स्पेशली लड़कियों के केस में कि अगर उनका वजन ज़्यादा है तो उसमें प्यूबर्टी या युवावस्था के चेंजेस जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, और अगर वो पतली दुबली हैं तो उनमें थोड़ा सा डिले आता है। हालांकि ये बात लड़कों के केस में सही नहीं है। हालांकि कुछ स्टडीज़ हैं जिनमें आया है कि लड़कों में अगर मोटापा हो तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अधिकतर जो एविडेंस है वो लड़कियों के केस में है कि उनमें जल्दी हो रहा है। इसका संबंध हम निकाल सकते हैं कि खानपान से है कि आजकल खानपान में कैलोरीज ज़्यादा जा रही हैं, वजन तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर वजन तेज़ी से बढ़ रहा है तो उनमें ये विकास होना जल्दी शुरू हो रहा है। सो हम कब कहते हैं कि जल्दी शुरू हो रहा है और कब कहते हैं कि नहीं, ये अब अगर इस उम्र से ज़्यादा जल्दी शुरू हो गया तो हमें कोई ना कोई कारण ढूंढना है, हमें उसका इलाज करना है। तो लड़कियों के लिए ये उम्र है कि 8 साल, अगर 8 साल से पहले छाती का विकास, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो गया है तो हमें उसको नॉर्मल नहीं कह सकते, हमें एबनॉर्मल मानना है, उसका कारण हमें ढूंढना है। और लड़कों में अगर कोई भी शारीरिक विकास अगर 9 साल से पहले शुरू हो गया है तो हमें कहते हैं कि ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। 8 साल के बाद और 9 साल के बाद लड़कों में अगर ये शुरू होता है तो हम कहते हैं कि जल्दी शुरू हो गया है, लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है। उसके इलाज की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी भी तरह के जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन इस उम्र से पहला होता है तो हमें थोड़ी सी शंका होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बीमारी हो उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें शरीर का विकास जल्दी शुरू हो जाता है, तो हमें जांच करके वो बीमारी पता करना जरूरी है। डॉक्टर साहब अगर वो बीमारी का पता लग जाता है तो इलाज का संभव है? बिल्कुल इलाज संभव है। अगर हमने इन्वेस्टिगेशन किए, जांच की और जांच से हमें पता चल गया कि ये इस कारण की वजह से हो रहा है तो उसका बहुत अच्छा इलाज संभव है। हम चाहें तो उसका इलाज आगे बढ़ना बिल्कुल रोक सकते हैं। आगे प्यूबर्टी नहीं बढ़ती है और जब तक वो हम दवाई देते रहेंगे प्यूबर्टी नहीं बढ़ेगी। सो हम आमतौर पे कोशिश करते हैं कि जैसे किसी को 4 साल या 5 साल पे प्यूबर्टी शुरू हो जाती है,
बहुत अर्ली एज है, उनका मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट को समझ सके, तो इसमें उनके साथ दुर्व्यवहार या अब्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इलाज करते हैं जिससे वो प्यूबर्टी वहीं रुक जाती है, और जब तक हम दवाई देते रहेंगे प्यूबर्टी रुकी रहेगी, आगे नहीं प्रोग्रेस करेगी, और जितना विकास हो गया है वो भी वापस हो जाएगा। अच्छा। और जब भी हम दवाई बंद करेंगे उसके बाद वापस नॉर्मल प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा तरीका है ये इलाज बिल्कुल, बिल्कुल एक आशा की किरण है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। इस बीच हमारे प्रोग्राम को देखते हुए हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। हाँ जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, फरजाना खातून, लुधियाना से। जी मैडम, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक लड़का है जी, और 5 साल का उसका उम्र है। वो बहुत ज्यादा जिद करता है। कुछ समय पहले जब 1 साल का वो हुआ था तो वो ना उसको दौरा पड़ना शुरू हो गया था। जब मैं डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोला, दिमाग बोला कि घबराने की बात नहीं है, 3 साल तक जो है ठीक हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर 3 साल तक ठीक नहीं हुआ फिर इसका जो है MRI करेंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि 3.5 साल पूछते वो दुख तो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब जिद बहुत ज्यादा करता है बच्चा, इतना ज्यादा जिद करता है कि समझिए हम लोग को रुआ देता, हम लोग रो भर जाते हैं उनका जिद पूरा करते करते। और अगर कोई जिद तोड़ भी देते हैं तो बिल्कुल किसी न किसी टाइम हमको पूरा करना ही पड़ता, वरना नहीं तो वो कभी सर पीटने लग जाते हैं, कभी हम लोग का बाल फाड़ने लग जाते हैं। हम आपका सवाल समझ चुके हैं मैडम, आपका सवाल समझ चुके हैं, और आपसे दरख्वास्त करेंगे आप लाइन पे बने रहे। मैं डॉक्टर राजेश खड़गावत आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हाँ, जैसा आपने बताया कि बच्चा 5 साल का है, उसके दौरे की बीमारी या जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं वो है, और बहुत अच्छी बात है कि उसको एक बार दौरा पड़ा, आपने इलाज किया है, हाइट भी नहीं बढ़ी, और उसके बाद उसको दौरा नहीं पड़ा, वो एक अच्छी बात है। जो मुख्य तकलीफ आप बता रहे हैं कि वो जिद बहुत ज़्यादा करता है, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि यह हो सकता है कि ये जिद जो दौरा है उसी का पार्ट हो, उसी से संबंधित हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि दौरों को रोकने के लिए हम जो दवाई देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है, तो हमें वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको सलाह है कि आप नज़दीक के चिकित्सक से एक बार मिलें, उनको बताएं। और आजकल बच्चों में मानसिक इस बीमारी से रिलेटेड मानसिक तनाव वगैरह होता है, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसी समस्या है जिसका हम आसानी से पता करके निदान कर सकते हैं, और बच्चे को जिद में भी फायदा हो सकता है। हमें एक बार पता करने की ज़रूरत है, उसके दिमाग का CT स्कैन या MRI करवा के देखने की ज़रूरत है कि इससे संबंधित तो जिद की समस्या नहीं है। और इसी तरह जैसे हाइट आपने बताया कि नहीं बढ़ रही है, तो हम उसको जांच करके पता कर सकते हैं। तो आप अपने नज़दीक के जो भी बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे आप बात करें, यह बहुत बड़ी समस्या नहीं, इसका आसानी से निदान किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं आप उसका अनुसरण करिए, बिल्कुल बच्चा ठीक रहेगा। तो समझते अगर होम्योपैथी अगर आके लिहाज से अगर आप कुछ बताना चाहें तो। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बात वैसी ही होगी कि बच्चे की जो दवाइयाँ चल रही हैं उनका कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या बच्चे में हो सकता है कि आयरन की कमी हो, और कई बार हमने देखा है कि वर्म इन्फेस्टेशन, बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो उससे भी उसको गुस्सा आना और जिद के सिम्टम्स उसके साथ भी कंकॉमिटेंट होते हैं। तो एक बार निदान होने के बाद उसका इलाज करना। तो हम ये समझे कि हर एक जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, लेकिन ये कि सही समय पर सही वक्त पर उसे समझना ज़रूरी है और सही वक्त पे डॉक्टर की कंसल्ट लेना ज़रूरी है। इसी पर ही एक सवाल डॉक्टर अंजू आपसे पूछना चाहूँगी। अक्सर हम देखते हैं जब एक फैमिली होती है, सब इकट्ठे मिलते हैं, तो जब बच्चों की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, से 1 साल का डिफरेंस है, लेकिन जो बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, जो उसका माइंड सेट हो रहा होता है, हम देखते हैं कि कुछ बच्चे का जो उससे बड़ी उम्र का है उसका कम है, और जो उससे छोटी उम्र का है वो उस मतलब अपनी एज के हिसाब से है, या बच्चा देखने में जो है जो बड़ी उम्र का बच्चा है वो छोटा लगता है, और जो जिसकी नॉर्मल उम्र है वो नॉर्मल है। ऐसा क्यों, और कब हमें जो है ये एक दस्तक है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, और
क्या और कब कैसे करना चाहिए पेरेंट्स को उस वक्त? नहीं, बहुत आपने जो सवाल पूछा है, सभी पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है। अक्सर वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे से छोटे कितने बच्चे हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं उनके बच्चे से लंबे कितने बच्चे हैं। लंबे भी नहीं मैम, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि वो उनका ध्यान इस तरफ जरूर जाता है कि इससे बड़े 4 बच्चे हैं। आप ये सोचिए, अगर एक क्लास के बच्चे लाइन में लगे, सबकी हाइट सेम नहीं होती है, बिल्कुल, तो जो सबसे छोटा है वो भी नॉर्मल है और जो सबसे लंबा है शायद वो भी नॉर्मल है, राइट है ना। तो मेरा मतलब ये है कि हर चीज़ की एक वेरिएशन है नॉर्मल की जी। सो इसीलिए एक परिवार में 2 बच्चों के सेम खाली हाइट ही क्यों, उनके नैन नक्श भी नहीं मिलते, उनका बिहेवियर भी नहीं मिलता, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। हमें समझना ये है कि वो बच्चा नॉर्मल के अंदर आता है या नॉर्मल से पीछे है। तो उसका सरल तरीका ये है कि बच्चे की, जहाँ तक हम शारीरिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसी तरह मेंटल डेवलपमेंट भी हम नाप सकते हैं। दोनों चीज़ें हम नाप करके कंपेयर करें उस एज के बच्चे से। अब कुछ समय पहले ग्रोथ चार्ट की बात हुई, हमारे पास ग्रोथ चार्ट्स हैं बच्चे के, अगर हमने हाइट वेट नाप करके ग्रोथ चार्ट में डाला और उसमें पूरी रेंज है उस ग्रोथ चार्ट में कहाँ से कहाँ तक नॉर्मल है, अगर बच्चा उसमें नॉर्मल आ रहा है तो हम दिखा करके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल की रेंज में आ रहा है। और अगर उसी बच्चे का हम करीबन साल में 1 बार या 2 बार ग्रोथ मॉनिटरिंग करें, 2 बार करें तो ज़्यादा अच्छा है, और सीरियल मॉनिटरिंग करें, तो हम पेरेंट्स को ये भी दिखा सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं कि ग्रोथ की जो गति है वो सही है कि नहीं है। अगर बच्चा, कोई बच्चा जो है छोटे बच्चों में होता है लेकिन उसकी ग्रोथ की गति सही है, कोई लंबों में है और उसकी भी ग्रोथ की गति सही है, दोनों ही नॉर्मल है। प्रॉब्लम उस बच्चे में है जो जिसकी ग्रोथ की गति भी कम है, राइट। सो अगर हम सीरियल नापेंगे तो हम ग्रोथ की गति को पकड़ सकते हैं और ऐसे बच्चे को पकड़ करके उसका जांच भी कर सकते हैं और आगे इलाज भी कर सकते हैं। डॉक्टर विशाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने इस बात को रखा, लेकिन आपका प्रश्न इमोशनल पे भी था। इमोशनल पे भी है और साथ ही हाइट और वो थी, तो हम समझ गए कि चलो वो नहीं, लेकिन जब क्या होता है हम देखते हैं कि बच्चा जो बात कर रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, वो नॉर्मल नहीं लग रहा है, बार बार रो रहा है, छोटी छोटी बातों पे पॉजेसिव हो गया है, तो वो एक सूचक है बेसिकली। वो एक दर्शाता है कि बच्चा किस माइंडसेट से आगे जा रहा है, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब अगर हम सिर्फ उसको ये रोता ही रहता है या ये हर समय लाउड रहता है, तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी से बातचीत ही करना पसंद नहीं करते। बच्चे में वो खुशी जो है वो अगर मिसिंग हो रही है कि नहीं, ये खुश तो नहीं रहता, ये नहीं, या तो लड़ता रहता है या रोता रहता है बात बात पे, तो ये सारे इनिशियल सिम्टम्स हैं, ये इनिशियल साइंस है जिसको कि माँ बाप समझें, एक्सप्लोर करने का प्रयास करें, खुद सेटिस्फाई करने का प्रयास करें। नहीं है तो फिर एक एक्सपर्ट की पड़ोस से मदद लें और फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो सकता है कि स्कूल में बुली कर रहे हैं उसको, हो सकता है कि स्कूल में वो कोई पीयर ग्रुप के अंदर चैलेंजेस ऐसे हों, या कोई एक टीचर के साथ उसका कोई इशू उसने मान लिया या ऐसा इशू हो भी जाता है, तो या उसको एक थ्रेटेंड हो जाता है कि ये मुझे स्कूल से निकाल देंगे। तो बच्चों का वो बात आपको नहीं बता रहा कि वहाँ क्या चल रहा है, वो अपने पास रखा, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो घर में अलग है, बाहर वालों के साथ अलग है। तो उन दोनों को जरा विजिलेंटली आपको फॉलो करना है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में एक अंतर रहा हो, ना बताना चाह रहा हो, झिझक की वजह से। मैं कह रहा हूँ कि ये विषय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो माँ बाप को थोड़ा विजिलेंट रहना कि अरे ये जब स्लाइड चेंज इन द बिहेवियर है ना, पहले तो ऐसा नहीं करा था, जहाँ माँ बाप को ये समझ में आए, तो मुझे लगता है वो पहला अलार्म है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये जरूरी नहीं है कि बच्चा हर चीज अपने मुंह से आपको बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बीइंग अ पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को समझें, ये अलार्म हम पहचानें कि कब उसकी कौन सी चीज हमें अलग नजर आ रही है, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हैं। हो सकता है कि उसकी बॉडी में कोई इश्यू हो सकता है, ना भी हो, तो सोशल इंटरपर्सनल ये रिलेशनशिप, एक झिझक सी भी बच्चे में हो सकती है। डॉक्टर राजेश, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, स्कूल में अक्सर बच्चे का काफ़ी वक्त गुजरता है, तो स्कूल का क्या रोल हो सकता है बच्चे के डेवलपमेंट? स्कूल का रोल जो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बच्चे का माता पिता का रोल है। और स्कूल में क्योंकि क्लास टीचर के लगातार निगरानी में बच्चा रहता है, तो कैसे बिहेव कर रहा है, दूसरे बच्चों के साथ कैसे उसका व्यवहार है, कितना वो दूसरों के साथ गुस्सा करता है, कितना फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें पेरेंट्स अगर जाते हैं तो उनको बताई जाती है। और कुछ स्कूल्स में बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है कि साल में एक बार वो हाइट वेट और बच्चे का हेल्थ चेकअप वो सारा करते हैं। उस चेकअप से
बहुत सारी बीमारियां पकड़ी जाती है, कई बार तो बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ी जाती है जिनका ऑपरेशन की जरूरत होती है, बच्चे को हर्निया है, तो ऐसी बीमारियां भी स्कूल हेल्थ चेकअप में पकड़ी जाती है। और पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी एक स्कूल के वातावरण का एक जरूरी कंपोनेंट है जिसको स्कूल में एड्रेस किए जाते हैं। बहुत सारे स्कूलों ने आजकल शुरू किया है कि बच्चे की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे उन्होंने वर्क करना शुरू किया है कि जो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं है उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और साथ में शारीरिक विकास तो होता ही है क्योंकि बच्चों के गेम्स का पीरियड होता है, गेम्स खेलते हैं और फिजिकल एक्टिविटी रहती है। और कुछ स्कूलों में जैसे मिड डे मील देते हैं तो बच्चों को पोषण भी मिलता है। तो सभी तरह से फायदा है और स्कूल एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ हम बच्चे की सारी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। 7-8 घंटे दिन के बच्चे के वहीं गुजरते हैं, तो अगर टीचर चाहें तो योगदान तो बिल्कुल बहुत योगदान कर सकते हैं और सारी एक्टिविटी जहां भी उनको गड़बड़ लगे तुरंत पेरेंट्स को बता सकते हैं ताकि वो चिकित्सक से सलाह ले सके। बिल्कुल डॉक्टर अंजू, एक और प्रॉब्लम होती है बच्चों के में होती है बेड वेटिंग की, चाहे वो बड़ी एज तक भी जाती है, वो छोटी एज से बड़ी एज तक भी जाती है। और अमूमन उसमें क्या करते हैं पेरेंट्स, जब बच्चा रोज़ ये दिक्कत होती है तो फिर उसे थोड़ा सा डांटते हैं, डराते हैं कि हम स्कूल में बता दें। तो एक तो ये प्रॉब्लम कितनी मतलब क्या इसका इलाज किया जाए, क्या दवाइयों से इलाज या कोई काउंसलिंग इलाज है? और पेरेंट्स जो इसको लेके जो उनका व्यवहार होता है बच्चों के लिए, मतलब जो डांटना और वो सब, वो कितना गलत है, इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगी। बेड वेटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर लड़कों में। ये उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती रहती है, पर कई बच्चे 10 साल की उम्र के बाद भी कभी कभी बेड वेटिंग करते हैं। तो पहली बात तो पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना है, ये नॉर्मल है ज़्यादातर बच्चों में। बहुत ही कम प्रतिशत बच्चों में ये कई बार एक अंडरलाइंग बीमारी का प्रतीक हो सकती है, जिसकी जांच इजीली डॉक्टर्स कर सकते हैं। पर अगर एक हम आम बेड वेटिंग की बात करें, एक बार ही अगर पेरेंट्स ने, पहले तो हम ये माने कि 2.5-3 साल तक तो सब बच्चे करते ही हैं, हाँ जी, तो उसके बाद में धीरे धीरे बच्चे की बेड वेटिंग कम होती रहती है। पर अगर पेरेंट्स को किसी भी एज में कंसर्न हो रहा है या बच्चा 5 साल से बड़ा है और बेड वेटिंग कर रहा है, या ऐसा बच्चा पहले जो बेड वेटिंग नहीं करता था और अब उसने करनी शुरू कर दिया, ऐसे सिचुएशन में एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें ताकि अगर कोई अंडरलाइंग बीमारी है हम उसे पकड़ लें। अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आम बच्चे में हमें कुछ सरल मेजर्स जो हम घर पे पेरेंट्स कर सकते हैं डॉक्टरी सलाह के बाद, वो है पहली बात कि अगर हम रात को में बच्चे को 8-9 बजे के बाद में लिक्विड्स ना दें जहाँ तक हो सके जी। रात को सोने से पहले एक बार जब भी बच्चे का सोने का टाइम हो उसे ज़रूर जाकर के बाथरूम में, टॉयलेट में पेशाब करवाएं। हो सके तो एक बार नींद में उठा करके भी रात में कराएं। तीसरी बात, उसको डांटें या उसे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हम बच्चे को धीरे धीरे अपनी बीमारी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि अगर चादर गीली हो गई, ठीक है, आप खुद उतार करके उसे रखिए और उसको पानी में डालिए। सिंपल तरीकों से समझाएं। दवाइयाँ हैं, दवाइयों का ये है जब तक हम दवा देंगे उस रात वो असर करेगी, बहुत सिंपल दवाइयाँ हैं, पर जब हम बंद करेंगे वो प्रॉब्लम बिहेवियर में लाने की जरूरत है। ये बिहेवियर में लाने की बात है और धीरे धीरे अगर हम उसका ये बिहेवियर करें, और कई बार हम दिन के वक्त कहते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग करे बच्चा, तो उनसे ये सरल तरीके हैं जिससे प्रॉब्लम धीरे धीरे समय रहते सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल मैम, समय समय पे हमारी भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय हमें समय समय पर बच्चों की अनेक योजनाएं बनाई हुई हैं और उनको हम लोग का बेहद फायदा भी है जो कि निःशुल्क है। फिर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम, क्या स्कीम्स हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे समय लगभग समाप्त हो चुका है, कम शब्दों में हमें बताएं बच्चों। देखिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से लेकर के माँ की डिलीवरी तक, डिलीवरी के बाद होम बेस्ड केयर ऑफ यंग इन्फेंट, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो एक प्रेग्नेंट वुमेन और एक इन्फेंट इसकी पूरी केयर देता है, पूरा फ्री ट्रीटमेंट देता है। होम बेस्ड यंग इन्फेंट केयर है, खासकर जो लो बर्थ वेट बच्चे हैं या जो नर्सरी के ग्रेजुएट्स हैं, उनको घर में जाकर के एग्जामिन करने की सुविधा है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो निःशुल्क बच्चों को गांव-गांव में फ्री में इम्यूनाइजेशन देता है, जो कॉमन बीमारियां हैं उनसे रोकने के लिए। ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके दौरान बच्चे को आंगनवाड़ी में एक फ्री मील दी जाती है। इसके सिवाय और भी कई प्रोग्राम है, जैसे अनीमिया मुक्त भारत है, उसमें छोटे बच्चे और किशोरावस्था में भी आयरन दिया जाता है हमारे बच्चों में। प्रोग्राम भी शायद यस, जिससे राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम एक और प्रोग्राम है जिसके अतन हम कई उसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें बच्चे की ग्रोथ से रिलेटेड शारीरिक स्ट्रक्चरल बीमारियां जो मेलफॉर्मेशंस हैं उससे रिलेटेड बीमारियां, कई बार उनकी बनावट से रिलेटेड बीमारियां, डेवलपमेंट से रिलेटेड बीमारियां, उनकी स्क्रीनिंग करना
और उसका इलाज करना। बहुत कुछ सरकार की तरफ से लगभग समय अवेलेबल हमारा है। समाप्त हो चुका है। भारत सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रही है, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस दिशा में प्रयास है, बस जरूरत है हमें आगे बढ़ के इसका फायदा उठाने की। अंत में हमें अब क्या संदेश लोगों को, हम दर्शकों को देना चाहेंगे मैम? अपने बच्चे की बुनियाद सही समय से कीजिए। पहले 2 साल उसके और माँ की प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है जिसमें बच्चे की सेहत को ध्यान रखें और बच्चे का ग्रोथ कार्ड बनवाएं जिसमें बच्चे की ग्रोथ समय समय से नापते रहें। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश खड़गवाल सर, आपसे पूछना चाहेंगे। बच्चे के पोषण पे पूरा ध्यान दें और बच्चे को एक हेल्दी डाइट अगर मिलती रहे जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी समुचित मात्रा में हो तो बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे खाते नहीं है डॉक्टर राजेश, बड़ा मतलब डाइट को लेके बहुत रहता है। हर वक्त हम बैलेंस डाइट की बात जरूर करते हैं, पर जब भी डाइट हम की अगर उनको बच्चों शुरू से सिखाएं, खाना सिखाएं, तो हो सकता है कि हम इस काफी तौर पे इस उसमें बीमारी माएँ से बड़ा बच सकते इंपॉर्टेंट हैं। रोल कर सकती है, रुचिकर उसको टेस्ट। माँ नहीं, पेरेंट्स Parents, रोल मॉडल। हाँ, देखिए, बिल्कुल। अगर पेरेंट्स कुछ अलग खाएं, बच्चे को अलग खिलाएं तो वो नहीं चलेगा। जी हाँ, जो मतलब आप खा रहे हैं या जो बच्चे को, तो वही आपको भी बिल्कुल, खाना आपको रोल पड़ेगा। मॉडल बनना है। जी डॉक्टर राजेश, आप और क्या कहते हैं? वही हेल्दी वही डाइट, बच्चे को खिलाना है, हमें पोषण पे ध्यान देना है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसकी लंबाई बराबर हम नियमित तौर पे नापते रहें, ग्रोथ चार्ट में लगाते रहें, तो हम पता कर सकते हैं कि लंबाई नॉर्मल बढ़ रही है या नहीं है। वो बहुत आसान है। बिल्कुल। और आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर विशाल, बाकी जो एक्सपेक्ट हैं जो ग्रोथ के, इमोशनल हो चाहे वो मेंटल हो, उसके ऊपर किस मुझे तरह से लगता है कि पेरेंट्स माता पिता को अच्छे रूप से खुद को भी एजुकेट करना पड़ेगा उस बच्चों को अपने ट्रेन करने के लिए, और समय समय पर उनकी रुचि के अनुसार कुछ कहानियों के ज़रिए, कुछ मॉरल स्टोरीज़ के ज़रिए उनको एजुकेट करना है, और फिर उनके साथ कुछ ऐसी गेम्स में इन्वॉल्व होना है जिससे कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी ड्रॉ हो और वो उनकी ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रही है, कितने वो दूसरों को टॉलरेंट हो रहे हैं, क्या उसके अंदर और सहने की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं। जैसे हम वेट बियरिंग देखते हैं ना कि वो कितना शरीर से सक्षम है, तो माइंड से भी उसको कितना सक्षम वो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो माँ बाप को खुद एजुकेट होना है और करना है, और नहीं है तो फिर उसके लिए सपोर्ट लेनी है। बिल्कुल। और तो न्यूट्रिशन का रोल हमेशा ही रहेगा। और न्यूट्रिशन जिस तरह का होगा, जैसा आप अन्न लेंगे वैसा मन होगा, बिल्कुल। और जैसा अन्न होगा वैसा तन होगा। तो अन्न दोनों जगह पे कॉमन है, तो अच्छा भोजन कराएं, सुपाच्य कराएं और सुरुचिपूर्ण हो तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। साथ में मीठी मीठी होम्योपैथिक बहुत एक बार जो भी हमारे माहिरीन ने हमें जो भी हिदायतें दी हैं, एक बार उसे फिर से सम अप कर लेते हैं। बुनियाद स्ट्रॉन्ग करें, बहुत ज़रूरी है। पहले 2 साल माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों की हेल्थ का, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। हेल्दी डाइट दे बच्चे को, एक बैलेंस डाइट दे। अगर बच्चा नहीं खाता तो जो आप खा रहे हैं वही बच्चे को, तो जो बच्चे को खिला रहे हैं वही पेरेंट्स भी खाएं। हाइट और वेट की जांच बच्चे की रेगुलर करते रहे कि बच्चे की हाइट उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ रही है, उस वेट उसकी उम्र के हिसाब से सही बढ़ रहा है कि नहीं। एजुकेट करें पेरेंट्स, अपने आप को भी करें, बच्चों को तो करना ही है, लेकिन अपने आप को भी इस तरह से एजुकेट करें कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। जानते हैं कि शायद आप वर्किंग हैं, बिजी हैं, लेकिन बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो बाकी चीज़ें भी जो हम बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रुक सकती हैं। तो अपने बच्चे को टाइम दें, ज़रूर दें, और साथ में एक अच्छे माँ बाप होने की ट्रेनिंग लें। बिल्कुल नहीं। तो आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इतने अच्छे से हमें बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है डीडी उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना, अपनों का और अपने बच्चों का ख्याल रखें। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। आदाब। बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा निहायत अहम जिम्मेदारी है। बतौर वालिदैन इसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा की बुनियाद अच्छी ग़िज़ा है। उनकी ग़िज़ा में अनाज, फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर चीजें लाजमी होनी चाहिए। जिस्मानी नशोनुमा में खेलकूद भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मुनासिब आराम यानी नींद का भी अहम रोल है। बच्चों में छोटी उम्र से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए।